तो दोस्तों इंडिया की मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूएस की मार्केट में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है जो रिसेंट में ग्लोबल बैंक क्राइसिस होने लगे हैं। उस वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी अभी पैदा होने लगी है, जिसकी वजह से गिरावट आ रही है। अब दोस्तों यहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था वैसी सिचुएशन इस वक्त होने वाली है। कुछ बोल रहे हैं 2000 के जो क्रैश आया था, .com क्रैश आया था, वहां उस जैसा हाल यहां पर होने वाला है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2008 में जो हाउसिंग बबल हुआ था वैसा क्रैश अभी स्टॉक मार्केट में देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं ब्रीफली इन तीनों क्रैश के बारे में आपको बताता हूं, क्यों ये क्रैश हुए थे, फिर हम इसका कंपैरिजन जो आज की सिचुएशन चल रही है उससे करने वाले हैं और बात करेंगे कि क्या वाकई 50% तक की गिरावट स्टॉक मार्केट में आ सकती है। सबसे पहले 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की बात करें तो वहां पर सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड नहीं थी, बहुत ज़्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे शेयर्स, किसी भी कंपनी में लोग पैसा लगा रहे थे। और एक दिन ऐसा आया जब लोगों ने पैसा निकालना शुरू किया और एक साथ एक ही दिन में बहुत बड़ा क्रैश स्टॉक मार्केट में देखने को मिला। बहुत सारे लोगों ने अपनी वेल्थ खो दी स्टॉक मार्केट में, बहुत बुरा हाल उस टाइम पे हो गया था और एक ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत यूएस में उस टाइम पे हो गई थी। उसके बाद 2000 का क्रैश आया था जब स्टॉक मार्केट में नैस्डैक 100 की अगर हम बात करते हैं 77% तक की गिरावट आई थी। वहां पर क्या हुआ था, लोगों ने जिस भी कंपनी के पीछे .com लिखा हुआ था, इंटरनेट कंपनी जो लग रही थी, उसमें पैसा डालना शुरू कर दिया और उन सभी कंपनीज की जो कीमतें थी वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर चली गई। जितनी भी कंपनीज थी, चाहे वो लॉस मेकिंग कंपनी थी, कुछ काम भी नहीं करती थी, सिर्फ अगर आपकी कंपनी के नाम के पीछे .com लिखा हुआ है तो लोग उसमें भर भर के पैसा लगा रहे थे, क्योंकि आने वाला टाइम इंटरनेट का है, यानी कि जो इंटरनेट कंपनीज हैं उनमें एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। हुआ क्या कि कुछ टाइम बाद लोगों को समझ आया कि ये सारी कंपनीज बड़े बड़े लॉसेस कर रही हैं, कुछ भी रेवेन्यूज जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो लोगों ने उन कंपनी से पैसा निकालना शुरू किया। जैसे ही उन कंपनी से पैसा निकालना शुरू किया लोगों ने, एक जबरदस्त क्रैश नैस्डैक 100 में देखने को मिला और 77% तक नैस्डैक 100 में गिरावट आ गई थी। और जो नैस्डैक 100 ने अपना 2000 में ऑल टाइम हाई छुआ था, वो ऑल टाइम हाई दोबारा छूने में 17 साल नैस्डैक 100 को लग गए थे। अब बात करते हैं 2008 के क्रैश की। यहां पर इसको हाउसिंग बबल क्रैश भी बोला जाता है। यहां पर क्या हुआ था, बैंक्स ने किसी भी हाउस के अगेंस्ट किसी भी क्रेडिट वर्दीनेस के इंडिविजुअल को लोन देना शुरू कर दिया। हाउस की ओरिजिनल कीमत मान लीजिए अगर 10 लाख भी है तो उसके अगेंस्ट 20-30 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं और किसी भी इंडिविजुअल को जो पे बैक कर पाएगा नहीं कर पाएगा उसके क्रेडिट वर्दीनेस चेक किए बिना लोन दिए जा रहे थे। एक टाइम ऐसा आया जब ये लोग अपने लोन्स पे डिफॉल्ट करके घर खाली करके जाने लग गए, क्योंकि जितना इन्होंने लोन लिया था उतनी हाउस की कीमत भी नहीं थी। एज अ रिजल्ट पूरा बैंकिंग सेक्टर जो था वो वहां पर कोलैप्स होने लगा, क्योंकि इन्होंने ये जो बैंक लोन्स थे उनको आगे सीडीओ में कन्वर्ट कर दिया था और इन लोन्स के अगेंस्ट अलग अलग लोगों ने अलग अलग बैंक्स में ट्रेडिंग होने लग गई थी। तो जैसे ही ये हाउसिंग लोन्स में डिफॉल्ट होने लगा तो बैंक्स में कोलैप्स होने लगा, क्योंकि बहुत ह्यूज कैपिटल बैंक्स ने अपनी इन लोन्स के अगेंस्ट लगा दी थी। तो वहां पर फिर बैंक्स का एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और एक अच्छा खासा क्रैश हुआ था, जिसको रिकवर होने में फिर से 2-4 सालों का टाइम लग गया था। अब बात करते हैं 2023 के ग्लोबल जो बैंकिंग का क्राइसिस आने लगा है उसका रीजन क्या है। तो यहां पर दोस्तों अभी तक जो रीजन समझ आ रहा है वो सबसे बड़ा रीजन है लिक्विडिटी क्रंच जो स्टॉक मार्केट में होने लगा है, जिसका रीजन है जो यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक एक साल में 5% तक का कर दिया। उसकी वजह से बैंक्स को दिक्कत हो रही है, मार्क टू मार्केट लॉसेस हो रहे हैं। $600 बिलियन के आसपास के अनरियलाइज्ड मार्क टू मार्केट लॉसेस इस वक्त यूएस के बैंकिंग सेक्टर में हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो बॉन्ड्स में पैसा लगाया था उन बॉन्ड्स की कीमत गिर रही है, क्योंकि जो यूएस ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए हैं उसकी वजह से उन बॉन्ड्स की कीमतों में गिरावट आ रही है। अब इस वजह से ऑलरेडी 3 बैंक्स यूएस के कोलैप्स हो चुके हैं। चौथे बैंक्स में बात चल रही है, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में, स्विट्जरलैंड का एक बैंक है, वहां पर मदद की उम्मीद की जा रही है। तो स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट के बैंक ने वहां पर उस बैंक में मदद की और ऐसा माना जा रहा है कि 120 रीजनल बैंक्स हैं जहां से लगातार डिपॉजिट अब अमेरिकन पब्लिक निकालने लगी है और ये बैंक भी कोलैप्स के वर्ज पे आने लगे हैं, क्योंकि अब जो अमेरिका
में लोग हैं उनको जो बैंकिंग सेक्टर है उन पे भरोसा नहीं है कि उनके पैसे रहेंगे नहीं रहेंगे, तो टॉप के जो 4-5 बैंक्स हैं लोग उन्हीं में अपना पैसा लगा रहे हैं। अब इस चीज की वजह से बहुत सारे एक्सपर्ट्स कुछ 1920 से 29 से कंपैरिजन कर रहे हैं, कुछ 2000 से तो कुछ 2008 से। अब दोस्तों लेकिन आपको ये 3 क्राइसिस और अभी के क्राइसिस में जो मेजर डिफरेंस है वो समझना जरूरी है। जो ये 3 क्राइसिस हुए थे इसमें गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाई थी, क्राइसिस हो गया, बैंक डूब गए, उसके बाद गवर्नमेंट को पता चला था, समझ आया था। लेकिन यहां पर जो मेजर रीजन है, ये जो $620 बिलियन का नुकसान है, इसका रीजन है जो यूएस फेड ने लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक किया है। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक ये कम कर देते हैं तो इन बैंकों को मदद मिल जाएगी। ये जो लिक्विडिटी क्रंच है, अगर इसमें फिर से लिक्विडिटी सिस्टम में आ जाती है तो ये सारे बैंक्स में फिर से फ्लो आ जाएगा। अभी जो मेन पर्पस यूएस फेडरेशन का, जो यूएस फेडरल रिजर्व है उसका रहा है, वो ये रहा है कि उनको इन्फ्लेशन को कम करना है। लेकिन सिर्फ इन्फ्लेशन को देखते हुए कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। और ये पावर जो अभी यूएस गवर्नमेंट के पास और जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनके पास इस वक्त है मनी प्रिंटिंग की, जिसका इस्तेमाल इन्होंने 2020 के क्रैश में किया था, उसका इस्तेमाल कोई भी गवर्नमेंट कभी भी कर सकती है जब स्टॉक मार्केट में या फिर बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा क्राइसिस आने लगता है। तो मुझे दोस्तों यहां पर फिर से वही जो मैंने आपको बार बार चीज बोली है कि मुझे हमेशा से यही लगता आया कि ये जो प्रीवियस क्रैश थे इनका अलग रीजन था, अभी का रीजन बिल्कुल टोटली अलग है। और अभी गवर्नमेंट जब भी चाहे बीच में इंटरवीन करके उस क्रैश को बचा सकती है, वो ग्लोबल जो क्राइसिस हो रहे हैं उसको बचा सकती है। तो यहां पर मुझे फिर से ये लगता है कि एक इतना बड़ा क्रैश इस सिचुएशन में, जो अब की मार्केट डायनेमिक्स है, इसमें आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये चीज सिर्फ कहने की बात रह गई है कि 2008 जैसा बड़ा क्रैश आएगा, 2000 जैसा क्रैश आएगा, इसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा कम है। हो सकता है यहां से 10-15% की गिरावट डेफिनेटली आ सकती है। ऑलरेडी 1.5 साल से स्टॉक मार्केट ने रिटर्न्स नहीं दिए है, लेकिन ये कहना कि स्टॉक मार्केट इस वक्त निफ्टी 50 8,000 9,000 चला जाएगा बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। बस आपको वो चीज की समझ रखनी है कि ये भी हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में जो रिटर्न्स ओवरऑल है स्टॉक मार्केट की वो बहुत ज्यादा ना देखने को मिले। अब एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स आपको ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि देखिए स्टॉक मार्केट में कितना क्रैश आएगा, कब आएगा, कोई भी नहीं बता सकता है। और आप थोड़े बहुत क्रैश की वजह से जब 2-4% की गिरावट आती है, आपको बहुत ज्यादा लमसम करके इस मार्केट कंडीशन में नहीं चलना है। हो सकता है मार्केट में 5% का उछाल आए तो आपको लगे कि यार मैंने मौका मिस कर दिया था, लेकिन देखिए इतनी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो स्टॉक मार्केट में चलती है, ये बहुत बड़ा कोई क्रैश नहीं है। 18,500 से अगर मार्केट 17,000 पे आ जाती है या 16,500 पे भी चली जाती है तो यहां पर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिए। सारा पैसा एक साथ डालने के बारे में मत सोचिए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है। ये जो 2022-23 की मार्केट है, यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि ये जो स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनकी मार्केट है। ये उन इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे करके, चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, धीरे धीरे करके अपनी पोजीशंस बनानी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको आने वाले टाइम में भी अभी मौका देने वाला है, क्योंकि मार्केट की जो सिचुएशन है ये अनसर्टेन रहने वाली है। तो पिछले 1 साल से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। बहुत बार मार्केट 18,000 के ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करिए। कितना मार्केट और गिरेगा कोई भी नहीं बता सकता है। कोई कह रहे 50% गिरेगा, कोई कह रहे 40% गिरेगा, कोई कह रहे 14,000 13,000 तक मार्केट आ जाएगी। लेकिन आपको इन सब चीजों में नहीं पड़ना है, आपको अपना लॉन्ग टर्म विजन याद रखना है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके अपना स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है, अपना एक्युमुलेशन करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। और ये मौका यही है कि आपको अपनी एसआईपी स्टॉप नहीं करानी है। कल भी मैंने वीडियो में यही चीज आपको बोली है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स अब अपनी एसआईपी स्टॉप कराने लगे हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। 2022-23 ऐसे मार्केट में जब मार्केट नीचे लेवल पे चल रही है लगातार, ऐसे ही मौकों पे आपको धीरे धीरे करके अपनी यूनिट्स को एक्युमुलेट करना है, अपने पसंदीदा अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को एक्युमुलेट करते चलना है, ताकि जब भी मार्केट में तेजी आती है, चाहे 2024 में आती है चाहे 2023 में आती है, तो आप एक अच्छी रिटर्न्स कमा सकें। यही मार्केट का तरीका है रन होने का।
हर साल मार्केट में रिटर्न्स नहीं आती। ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है ये आपको आने वाले और 50-60 साल हमेशा देखने को मिलने वाली है। कभी भी मार्केट ऐसे स्मूथली रन नहीं होती है। तो इन सब चीजों का आप ख्याल रखिए। मार्केट में 50% की क्रैश की उम्मीद बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि उससे पहले मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट्स बीच में इंटरवीन करके जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल में कर लेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।